तो हमारे लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े? आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लोटेशन के बारे में समझा, एक आध सवाल देखे थे। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कौन सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लाइन ऑफ फ्लो, ट्यूब ऑफ फ्लो, बर्नौलीज इक्वेशन, वेंचुरी मीटर और वो क्या उसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इस सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिए ये सब चीज़ को, ठीक है ना। चलिए, कहाँ गया हमारा पेन? ये रहा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक पाइप ले लेते हैं, मतलब एक ट्यूब ले लेते हैं जिससे कि फ्लूइड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। ट्यूब जो है वैरिंग क्रॉस सेक्शन का है, जैसे कि फिगर खींचेंगे तब ये बुझाएगा इंग्लिश में काका। ये देखिए एक ट्यूब है, ये क्या है बच्चों? क्या है? पाइप कहिए ना, हम ट्यूब तो कहते नहीं है भाई। क्या है? ट्यूब है। इसमें फ्लूइड क्या है? फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इस सेक्शन हम लिए हैं, कहने का मतलब बहुत लंबा पाइप या छोटा ही पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका इतना सा टुकड़ा हम निकाल के बाहर कंसीडर किए हैं उसके ऊपर में। इसमें फ्लूइड क्या है? फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना। इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है फ्लूइड, ठीक है। कुछ डाटा हम इस पाइप का ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इस ट्यूब का क्या है? A1 है, और यहाँ पर जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो V1 है। क्लियर है मामला? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप का। पाइप तो ऐसा होगा ना, पाइप तो ऐसा होगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है पाइप का? A2 है, और यहाँ पर फ्लूइड का वेलोसिटी जो है वो V2 है, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिखाने के लिए हम ले लिए हैं, ठीक है। अब एक बात बतलाइए आप लोग, इससे तो ये पूरा पाइप भर के निकल रहा है इससे पानी, मतलब फुल्ली, ऐसा नहीं कि गैप है पाइप में। पाइप फुल्ली एकदम कंप्लीटली फिल होकर के इससे फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। अगर इस एंड से 10 लीटर पर सेकंड पानी इसमें क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है, ये पूरा भरा हुआ है, तो इधर से कितना लीटर पर सेकंड बाहर निकलेगा? 10 लीटर पर सेकंड निकलेगा, कि 10 लीटर पर सेकंड से कम निकलेगा, कि 10 लीटर पर सेकंड से ज़्यादा निकलेगा? अगर, जो कि हम पहले क्लास में ही बता दिए थे कि फ्लूइड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, ठीक है। तो कितना निकलेगा? तो आप कहेंगे कि हाँ, जब इसमें अगर अकुमुलेट नहीं हो रहा है फ्लूइड, तो जितना यहाँ से घुसेगा उतना यहाँ से निकलेगा। दिस इज एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, विच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, की जितना मास या जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यहाँ से घुसेगा उतना ही यहाँ से क्या होगा? निकलेगा। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे डिराइव करें, तो चलिए कर लेते हैं धीरे धीरे से। ये समझ में आया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, कि जितना मास फ्लूइड का यहाँ इंटर करेगा उतना ही तो यहाँ से निकलेगा ना। अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड है पाइप, अगर ये वैकेंट होता तो हो सकता है यहाँ पर हम डालते कुछ है, यहाँ से निकलता कुछ। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ये इसी में स्टोर कर लेता। या हो सकता है कि ये पाइप अगर फैलने वाला होता तो यहाँ से हम 10 लीटर डालते, ये फैलता, हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ या स्टोर कर लेता और कुछ यहाँ निकालता। वैसा सिचुएशन नहीं है। या फिर अगर ये फ्लूइड कंप्रेसिबल होता, कहने का मतलब यहाँ से मान लिया जाए कि 10 लीटर डालते, इसको कंप्रेस करते, या ही फैल जाता। फ्लूइड हो सकता है कि फैल सकता था या कंप्रेस हो सकता था,
तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकलता वो अलग हो सकता था, लेकिन ऐसा केस नहीं है, जितना यहाँ से घुसा उतना यहाँ से निकला। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 है, यहाँ पर क्या है, A2 है। एक चीज़ अब अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल क्या है, V1 है, यहाँ V2 है, तो बता सकते हैं कि V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा, V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर V1 भी ज़्यादा होगा स्पीड या यहाँ पर ज़्यादा होगा, कहना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। देखिए वही सब समझने के लिए इसको हम लोग डिराइव करेंगे। हेडिंग दे देते हैं यहाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, छोटा सा, क्या करते हैं, इतना सा कंसीडर करते हैं सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर का जो सेक्शन है वाटर का, ये मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम के बाद ये कहाँ पहुँच गया बेटा, यहाँ पहुँच गया। कहने का अर्थ है, इसको नीचे रखिए, नहीं V1 और A1, पॉइंट 1 से कहाँ पहुँच गया बेटा, पॉइंट 2। कहने का मतलब यहाँ पर जो वाटर है ये डेल्टा टी टाइम में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। बात समझ में आ रही, मतलब ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 1 से 2 पहुँच गया। और यहाँ पर मान करके चलते हैं कि उतना ही टाइम में 1 डैश पर का 1 डैश से कहाँ पहुँच गया, 2 डैश पर पहुँच गया, उतना ही टाइम में। अगर यहाँ स्पीड V1 है तो ये 1 2 यानी कि ये जो लेंथ है हमारा, ये कितना हो जाएगा, L1 अगर इसको कहें तो कितना हो जाएगा, V1 इंटू डेल्टा टी। चूँकि फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, V1, तो डेल्टा टी टाइम में ये यहाँ से पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाए, V1 इंटू डेल्टा टी। और अगर इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये जो डेल्टा V1 है कितने के बराबर हो जाएगा, तो V1 इंटू डेल्टा टी, L1 इंटू A1, ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ, वॉल्यूम हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम कहें कि डेल्टा M1 यानी कि मास कितना हो जाएगा ये, तो डेंसिटी वॉल्यूम को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी से, तो क्या हो जाएगा, V1 इंटू डेल्टा टी इंटू A इंटू रो, जहाँ रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब। इसमें कोई दिक्कत, हम किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ इस सेक्शन पर फ्लूइड के ऊपर विचार करते हैं। यहाँ पर का जितना फ्लूइड पार्टिकल है डेल्टा टी टाइम बाद मान लेते हैं कि पॉइंट 2 पे पहुँच गया, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L1 V1 इंटू डेल्टा टी। और ये पूरा फ्लूइड इस बॉक्स में जो फ्लूइड, मतलब बॉक्स क्या इसको कहेंगे, सिलिंड्रिकल शेप होगा इसका, तो उसमें कितना फ्लूइड होगा, वॉल्यूम उसका क्या होगा टोटल, तो डेल्टा V1 बराबर V1 इंटू डेल्टा इंटू A1। यहाँ पर का फ्लूइड यहाँ पहुँच गया, और फिर ये यहाँ का फ्लूइड कहाँ पहुँच गया, टोटल यहाँ पहुँच गया। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मास से यहाँ भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ डेल्टा M2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V2 इंटू डेल्टा टी इंटू, यहाँ पर A1 होगा, तो यहाँ A2 इंटू रो। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मास से अगर यहाँ का टोटल फ्लूइड यहाँ पहुँच गया, यहाँ का टोटल फ्लूइड उसी टाइम में यहाँ पहुँच गया, तो जो इसमें मास है वही तो इसमें मास होगा ना, यानी कि दिस मास विल बी इक्वल टू दिस मास। अब आप कहोगे ये कैसे आप कह सकते हैं, तो अगर हम इधर से 10 kg वाटर पुश किए अंदर, तो यहाँ से कितना वाटर निकलेगा, 10 kg निकलेगा ना, तो वही है ना बात। यहाँ से यहाँ हम पुश किए इसको, यहाँ ये वाला सेक्शन उसी टाइम में यहाँ पहुँच गया, तो ये जो हमारा फ्लूइड का मास है वही तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास से डेल्टा M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा M2, यानी कि V1 डेल्टा टी A1 रो इज इक्वल टू V2 डेल्टा टी A2 रो। अब देखो इसमें कौन कौन कट जाएगा, डेल्टा टी और रो, डेल्टा टी और रो। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया बेटा, V1 A1 इज इक्वल टू V2। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा जी,
इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, विच इज बेस्ड ऑन, हो सकता है कि कभी आ जाए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस इक्वेशन से बताइए, एक सवाल पूछे थे कि V2 और V1 में क्या रिलेशन होगा। देखो A2 ग्रेटर देन A1, A2 क्या है, A1 से क्या है, बड़ा है। मैथमेटिक्स अलाउज अस टू प्रिडिक्ट दैट V2 मस्ट बी लेस देन V1, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा बेटा, घटेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घटाइएगा तो फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा बच्चा जी, बढ़ेगा। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं तो फिर एक ठो इस पर सवाल ले लेते हैं। ये एक पाइप है, ये क्या है, एक पाइप है। यहाँ पर ये 2 सेक्शन में बट गया। कितना सेक्शन में बट गया बालक, 2 सेक्शन में बट गया बालक। ठीक है, यहाँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर 0.4 मीटर स्क्वायर है, और ये 0.1 मीटर स्क्वायर है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये। ठीक है, कहता है कि यहाँ जो स्पीड है वाटर, मतलब फ्लूइड के, वाटर ही ले लो, चलो वाटर है इसमें, वाटर के फ्लो का वो 5 मीटर पर सेकेंड है। इसमें क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। और इसमें कितना मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड ले लो। इसमें कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड इसमें फ्लो, वाटर का फ्लो का स्पीड। तो बताइए इसमें वाटर कितने के स्पीड से फ्लो कर रहा है, सोच करके इसको टनाटन जरा सा बताइएगा। इसके थ्रू वाटर कितने के स्पीड से फ्लो कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें वाटर इधर जाएगा, है ना, इसमें वाटर इधर जाएगा। सोच करके इसको बताइए। आइए हम मिटा रहे हैं अभी, फिर इसको क्या कर दे रहे हैं बेटा, मिटा रहे हैं। इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अब क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको यूज़ करेंगे, बहुत जगह यूज़ करेंगे आगे। अब हम इसको याद रखना है, इस पर सवाल भी आता है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें वाटर का स्पीड क्या होगा। देखिए, जितना वाटर का मास यहाँ से एंटर करेगा उतना ही यहाँ से और यहाँ से दोनों को जोड़ करके मिला करके बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम, मतलब जो वाटर का जो रेट ऑफ फ्लो है, मतलब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वो कितना हो जाएगा, ए, इसको ए ले लो तो ए इंटू भी, अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0.4 इंटू 1, प्लस इसको भी जोड़ देंगे तो 0.1 इंटू, इसमें भी मान लेते हैं। ए यहाँ क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, और ये 5 है। यहाँ ये क्या हो गया, 0.4 प्लस भी इंटू 0.1, यहाँ से भी नहीं निकल जाएगा। भी बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0.4, 5 माइनस 0.4 बटा 0.1। 5 में से 0.4 गया तो 4 पॉइंट क्या हो गया, 6 बाई 0.1, 46 मीटर पर सेकेंड, 46 मीटर पर सेकेंड से इस पाइप से वाटर फ्लो करेगा। कुछ नहीं किए, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाए, या फिर मोर प्रिसाइजली कहो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दी। A1 V1 बराबर दिस, A2 V2 कह लो, इसको A3 V3 कह लो। A2 V2 प्लस A3 V3 बराबर A1 V1। बस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाए कि जितना वाटर इसमें एंटर करेगा उतना इधर से निकलेगा। बात समझ में आ रही है, बस वही तो बात है। ठीक है, अब इसके ऊपर और भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं बेटा, अभी थोड़ा थ्योरी को और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टीडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। तीनों एक ही चीज़ है, समझा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। A1 V1 बराबर A2 V2 जो है, एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम रेट फ्लो निकलेगा। उसको वॉल्यूम रेट फ्लो भी बोलते हैं, फ्लक्स भी बोलते हैं उसको, वाटर फ्लक्स। ठीक है, तो इस सब में थोड़ा बुक में अगर मान लिया डिफर करके दे देगी भी फ्लक्स इतना है तो कहिएगा कि हाँ हो गया गड़बड़,
गुरुजी तो ऐसे नहीं बताए थे, ये क्या बोल रहा है, तो ऐसे नहीं होना है, ठीक है। अब देखो हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने अटेंशन को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। सबको हटाइए, इसको भी हटाइए दीजिए, इसको, ठीक है। किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, किसी पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं। अगर सपोज यहाँ पर एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। वाटर भी हो सकता है, कोई और फ्लूइड भी हो सकता है। फ्लूइड बोले वाटर बोले, आप समझना कि फ्लूइड के बारे में सर बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे किसी फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। अगर 50 सेकेंड बाद या 1 घंटे बाद इसी पॉइंट पे किसी अन्य फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी अगर क्या हो, 10 मीटर पर सेकेंड ही हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम लोग कहेंगे जो वाटर फ्लो कर रहा है इस पाइप से वो कैसा फ्लो है भैया, स्टेडी फ्लो है। या फिर उसको क्या कहें, वाटर कैसे फ्लो कर रहा है, तो लैमिनार फ्लो है। वाटर कैसे फ्लो कर रहा है भैया, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। बात समझ में आ रही। अगर ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने वाले किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने वाले किसी भी फ्लूइड का वेलोसिटी उस पॉइंट पर और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बोल रहे हैं तो दोनों चीज़ हो ही गया, अगर कांस्टेंट हो तो हम लोग बोलते हैं कैसा फ्लो है वो, तो स्टेडी फ्लो है फ्लूइड का। कोई दिक्कत इसमें, स्टेडी फ्लो को बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। कि किसी, अब यहाँ पर कोई पॉइंट अगर दूसरा हम ले ले यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर आने वाले हर फ्लूइड पार्टिकल का किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, तो हम लोग कहेंगे कि फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। कोई दिक्कत। अब देखो डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट होगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं। चलो इस पॉइंट पर ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या हो, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पहुंचने वाले हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है बच्चा, इसको भी मिटाइए दीजिए ना, इसको जरूरत क्या है, तो v1 है, यहाँ पर पहुंचने वाले पार्टिकल का वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर पहुंचने वाले का v3 है। तो विथ टाइम यहाँ पर के पार्टिकल्स का वेलोसिटी यही रहेगा हमेशा। अगर ऐसा है तो फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ठीक है। अगर हम बहुत सारे पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पाइप के थ्रू, क्या ड्रॉ कर देते हैं बेटा, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस लाइन के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर आने वाले हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ फ्लो, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो। बात समझ में आ रही है, नहीं बुझाया बात। अगर हम ऐसे ऐसे हर पॉइंट को, जैसे यहाँ से हम पॉइंट लिए, टन टना टन टन टना टन ले लिए, ठीक है, और इस हर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी, जो पार्टिकल आने वाला है उसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस पॉइंट पर मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर आने वाले हर पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा अगर हम एक लाइन खींच दे तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फ्लो। अगर बहुत सारा लाइन हम एक क्रॉस सेक्शन से जाते हुए खींच दें, ऐसा, ठीक है, समझना इस चीज़ को, बहुत आसान है, आप लोगों को हो सकता है बड़ा मुश्किल लग रहा हो। तो ये जो हमारा एक ट्यूब बन जाएगा, एक, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूब ऑफ फ्लो। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूब ऑफ फ्लो। ये जो लाइन ऑफ फ्लो है, अगर हमको पूछे कि इस पॉइंट पर अब बताइए कि पार्टिकल, जो फ्लूइड पार्टिकल पास करेगा उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पॉइंट पर हम लाइन के ऊपर एक टेंजेंट खींच देंगे, उसी टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। जरा सा समझते जाइएगा हर बात। हर पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग,
हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, वहाँ पर आने वाले हर फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो। ठीक है, और वो पॉइंट से पास करता हुआ अगर हम एक लाइन खींच दें तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फ्लो। उसी के थ्रू जाएगा, मतलब यहाँ वाला यहाँ ना मिक्स करेगा, यहाँ वाला यहाँ ना मिक्स करेगा। और अगर बहुत सारा लाइन हमें क्रॉस सेक्शन के एलोंग खींच दें तो उसको बोल देते हैं हम लोग ट्यूब ऑफ फ्लो। सिंपल है, ये सब परिभाषा है केवल। ठीक है, ये सब केवल डेफिनेशंस है, इसको बस थोड़ा सा समझना। टर्बुलेंट फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो एक सर्टेन स्पीड के बाद जो ये ना स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वैसे फ्लो को क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आने वाले पार्टिकल का वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज करे, मतलब बदलते रहे, तो हम क्या कह देंगे उसको, टर्बुलेंट फ्लो। रोटेशनल फ्लो, कभी कभी क्या होता है कि वर्लपूल बना लेता है, घूमता है एक जगह और फिर वैसे भी फ्लो करता है, यहाँ घूम रहा है, तो रोटेशनल फ्लो भी हो गया वाटर का। ठीक है, तो उस सब के बारे में उतना अभी विचार नहीं करना है हम लोगों को। इररोटेशनल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और नॉन विस्कस फ्लूइड के ऊपर ना आइडियल फ्लूइड के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें अगर कहीं कोई डाउट है, इसमें कभी थियोरेटिकल पोर्शन था, इसमें तो वैसा कुछ बड़ा चीज़ था नहीं, तो पूछिए हम बताएंगे फिर, नहीं तो उसके बाद फिर हम लोग बर्नौली साहब का है वो कंसेप्ट ऐसे बोला, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उसमें बस यही है कि अब अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर V1 है, यहाँ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यहाँ V2 A2 है ना, तो अगर हम आपसे पूछे कि दोनों में रिलेशन क्या है, तो अभी निकाले थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से V1 A1 बराबर V2 A2 बराबर कांस्टेंट। अगर पूछें कि यहाँ पर अगर प्रेशर P1 हो, यहाँ प्रेशर क्या हो बेटा, P2 हो, तो P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा। जैसे कि हम लोग फ्लूइड का स्टडी कर रहे हैं ना, तो फ्लूइड में फोर्स की जगह कौन ले लेता है, प्रेशर वाला ले लेता है। बात समझ में आ रही, फोर्स की जगह कौन ले लेता है, प्रेशर ले लेता है। ठीक है, तो ये इसमें दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम लोगों को ये क्या नाम है इनका, बर्नौली साहब है वो इक्वेशन दिए। वो इक्वेशन को डिराइव करना बड़ा आसान है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में हम देखे हैं कि डेरिवेशन पता नहीं उसको गलत कहें सही कहें, अब कहना मुश्किल है, गलत डिराइव किया है। अब ये कहना भी थोड़ा सा वो गड़बड़े लग रहा है कि गलत। चलिए अब हम लोग क्या डिराइव करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन को समझेंगे। अब कहिएगा कि भाई बर्नौलीज इक्वेशंस पढ़ने का नौबत क्यों आ गया सर, नौबत तो अबे करेगा, काहे कि किसी ट्यूब के थ्रू अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से दोनों पॉइंट के बीच, वेलोसिटी के बीच, मतलब स्पीड ऑफ फ्लूइड के बीच रिलेशन क्या होगा वो तो निकाल लिए, प्रेशर के बीच क्या रिलेशन होगा ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बालकों, प्रयोग करते हैं। चलिए ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसका हाइट ग्राउंड से h1 है और इसका हाइट h2 है। ठीक है, अब आप कहेगा हाइटवा काहे ले लिए पहली, कुछ है कारण। इसमें से फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इस फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, रो है। इसके थ्रू जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है बेटा, यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है, निकल नहीं रहा है। इस सेक्शन ऑफ किसी ट्यूब, लंबा ट्यूब के थ्रू फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसके किसी एक सेक्शन के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं इस दो सेक्शन के बीच हम
फ्लूइड के ऊपर विचार करते हैं। इसको ले लो आप ए और इसको ले लो आप बी, ठीक है। टी टाइम के बाद ये जो सेक्शन है इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, मान लेते हैं कि शिफ्ट करके डेल्टा टी टाइम बाद ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, क्योंकि फ्लूइड तो फ्लो कर रहा है ना। फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम के बाद ए पर का सारा फ्लूइड कहाँ आ गया भैया? ए डैश पर। और बी पर का सारा फ्लूइड कहाँ आ गया बच्चा? बी डैश पर, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A1 है। यहाँ पर क्या है बेटा? A2 है। यहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लूइड V1 है और यहाँ पर क्या है? V2 है। ये सब चीज़ तो एक इक्वेशन तो फट से यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कि V1 A1 इज इक्वल टू V2, इक्वेशन नंबर 1 है ना। दूसरा इक्वेशन जो हम लोग डेराइव करेंगे वो किस आधार पर डेराइव करेंगे? क्योंकि हम पहला जो लेसन लिए थे, क्लास लिए थे फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, उसमें हम बोले थे कि फ्लूइड कैसा है? नॉन विस्कस है, यानी कि फ्लूइड के लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है ना। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है तो इस फ्लूइड का टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मतलब जब इस ए पोजीशन, मतलब ए बी सेक्शन के बीच में जो फ्लूइड है, जब ए डैश बी डैश सेक्शन के बीच में चला जाता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुआ होगा, और एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कुछ वर्क भी हुआ होगा। अब आप कहिएगा कि एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से आ गया? भाई इसमें अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कोई तो एक्सटर्नल एजेंट होगा ना जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, तभी तो फ्लो कर रहा है। विदाउट एनी प्रेशर डिफरेंस फ्लूइड फ्लो करेगा नहीं। मान लेते हैं कि इस सेक्शन पर हमारा प्रेशर क्या है बेटा? P1, और इस सेक्शन पर हमारा प्रेशर क्या है? P2। अगर हम A और B सेक्शन के बीच के फ्लूइड पार्टिकल्स के ऊपर विचार करें, ठीक है, तो और अगर हम A और B के सेक्शंस के बीच का फ्लूइड को अगर हम अपना सिस्टम मान लें तो एक्सटर्नल एजेंट यहाँ क्या हो जाएगा? इस प्रेशर P1 के द्वारा लगाया गया फोर्स और इस प्रेशर P2 के द्वारा लगाया गया फोर्स। यहाँ प्रेशर P1 इधर पुश कर रहा होगा, यहाँ पर प्रेशर P2 इधर पुश कर रहा होगा। P1 के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव, और P2 के कारण वर्क डन, पहले वर्क डन निकाल ही लेते हैं। W1 यानी कि प्रेशर P1 के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है I/, मान लेते हैं कि डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? P1 into A1, P1 into A1। और डेल x1 A पर का फ्लूइड यहाँ पर पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, यहाँ स्पीड V1 है, मान लेते हैं कि डेल्टा t टाइम लिया। P1 A1 फोर्स, V1 डेल्टा t डिस्प्लेसमेंट। यहाँ अगर कोनो दिक्कत है तो पूछिए, हम टनाटन बताऊंगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताएंगे, छोटा मोटा सवाल है नहीं बताएंगे सर, लाज शर्म से नहीं पूछिए, ठीक है। अब W2 इसके द्वारा वर्क, अब देखो पुश इधर किया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, पॉजिटिव वर्क। इसी प्रकार से अगर W2 हम कहें तो F2 इंटू डेल x2 बराबर P2 A2 V2 डेल्टा t। और हाँ, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि गया आगे, फोर्स लगा इधर, तो वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। टोटल वर्क डन, या फिर अगर कहें कि सिग्मा W क्या हो जाएगा, तो सिग्मा W हो जाएगा P1 A1 V1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो A1 V1 बराबर, चूंकि A2 V2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इंटू A1 V1 डेल्टा t। इसको इक्वेशन 2 मान लो। हालांकि एक की मदद से V1 A1 बराबर V2 A2 हो जाता है, तो A1 V1 के जगह A2 V2 के जगह पर हम A1 V1 लिख दिए। यहाँ तो A1 V1 कॉमन लेकर के ये चीज़ हम लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। अब देखो A और B के बीच जो फ्लूइड है, इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? तो भैया A डैश B डैश पर जब गया तब काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, और जब A B के बीच में है तब काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे।
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे भैया? हाँ, हाफ इंटू मास ऑफ टोटल फ्लूड कंटेंट बिटवीन ए डैश एंड बी डैश आई इंटू हाँ ए डैश और बी डैश के बीच जो है मास कंटेंट, उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे मत लिखिए, क्योंकि हर पार्टिकल का तो स्पीड अलग अलग होगा, यहाँ पर का कुछ होगा, यहाँ पर का कुछ होगा, यहाँ पर का कुछ होगा, तो इस ढंग से नहीं लिखते करके हम लोग क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंटेंट इन ए डैश बी डैश ऐसे लिख देते हैं कि बीच का काइनेटिक एनर्जी टोटल। अब ये देखिए, अब ये इस तरह से हम क्यों लिखे? क्योंकि ए डैश बी डैश के बीच का जो पार्टिकल है, फ्लूइड पार्टिकल, उसका काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा, इसलिए हम ऐसा लिख दिया। माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी। जब ए बी में था तब काइनेटिक एनर्जी घटा दिए, और जब ए डैश बी डैश सेक्शन में आ गया तब काइनेटिक एनर्जी से उसको उसमें से घटा दिए। ये हो गया। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश और बी डैश को हम लिख सकते हैं ए डैश बी का काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी, ए डैश और बी प्लस बी बी डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश। समझ में आया? ए डैश बी डैश का काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ए डैश बी का काइनेटिक एनर्जी प्लस बी बी डैश का काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश प्लस ए बी के बीच का लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी। ये हो गया भैया। देखो इसमें ए डैश बी का और ए डैश बी ये दोनों तो कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश। इसको अब हम लोग लिख ही लेते हैं। बी बी डैश के बीच यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो हाफ आई इंटू मास कितना हो गया डेल m1 कितना, m1 कितना हो जाएगा? यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए डेल m2 ना कहिए तो डेल m2 कितना हो जाएगा? हाँ, एक बात तो हालांकि तय है कि जो मास इसमें होगा वही मास इसमें होगा, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 आई इंटू V2 डेल्टा टी, A2 इंटू V2 डेल्टा टी ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी ये मास हो गया। डेल m1 उसी प्रकार से क्या हो जाएगा बउआ? A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो। इसमें पुट कर दीजिए आप, हाफ इंटू बी बी डैश है ना, बी बी डैश तो ये m2, तो A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो, ये m हो गया इंटू V2 का स्क्वायर माइनस हाफ A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। देखो बेटा, अब इसी पैटर्न पे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी फटाक से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार का कुछ इक्वेशन आएगा, वो कैसे निकालेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब फ्लूइड कहाँ है? ए डैश बी डैश सेक्शन के बीच में है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब ए और बी के बीच में, फिर उसको ब्रेक कर देंगे। ए और बी के बीच, ए डैश बी डैश बीच के बीच के लिए क्या ले लेंगे? ए डैश बी का पोटेंशियल एनर्जी प्लस बी बी डैश का, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा डेल m2 GH2 माइनस डेल m1 GH1। फिर ये भी क्या हो जाएगा? डेल m2 क्या लिख देंगे? A2 V2 डेल्टा टी रो और GH1 माइनस A1 V1 डेल्टा टी रो इंटू जी m1 है ना, ये तो H2 हो जाएगा ना, H2 हो जाएगा। ठीक, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पढ़ाए थे हम आप लोगों को वर्क काइनेटिक एनर्जी वर्क पावर एनर्जी में कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन थर्मल एनर्जी। चूंकि फ्लूइड जो है कैसा है, नॉन विस्कस है, तो चेंज इन थर्मल एनर्जी ये जो है क्या हो गया, ये तो जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल दिया। दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस दिस। तो लिख देते हैं बेटा, देखो P1 माइनस P2 इंटू A1 V1 इंटू डेल्टा टी। बराबर क्या लिखेंगे, कहाँ गया, हाँ ये रहा, हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर इंटू A2 V2 डेल्टा टी, A2 V2 डेल्टा टी, ठीक है, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर इंटू A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है। फिर इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी को भी लिखेंगे, H2 G इंटू रो इंटू A2 V2 डेल्टा टी और माइनस H1 रो जी इंटू A1 V1 और डेल्टा टी। अब देखो बेटा, A1 V1 डेल्टा टी यहाँ, A2 V2 डेल्टा टी इज सेम एज A1 V1 डेल्टा टी यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये टर्म जो है सबसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या बच जाएगा फाइनली, यहाँ लिख देते हैं P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस H2 रो जी प्लस H2 रो जी माइनस H1 रो जी। थोड़ा सा इसको अगर हम रीअरेंज कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगा P1 प्लस H1 रो जी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, अच्छा हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस H2 रो जी और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली द बर्नौलीज इक्वेशन। या फिर इसको मोर प्रिसाइज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, P प्लस H रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू, यही हमारा क्या है, बर्नौलीज। मतलब प्रेशर, वेलोसिटी वगैरह वगैरह के बीच में रिलेशन। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे, इसको भी अप्लाई करना सीखेंगे। एक आध 2 4 को सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसका 1 2 एप्लीकेशन भी बता देंगे, जैसे कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर। अब वेंचुरीमीटर है कि भांचुरीमीटर है, वो आप अपना प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करते रहिएगा। इसको आप लोग समझे कि नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 आध को क्वेश्चन हम लेंगे, तब वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको बर्नौलीज इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे नहीं है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे उसके ऊपर बेस्ड है। कहता है ये एक कंटेनर है, इसमें एक ब्लॉक है, ब्लॉक को इसमें डिप किया गया, एक स्ट्रिंग से इसके बेस से इसको क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और कहता क्या है कि द टेंशन इन ए स्ट्रिंग होल्डिंग ए सॉलिड ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड एज शोन इन द फिगर इज टी नोट। कहता है कि जो डेंसिटी इस फ्लूइड का है, इसके डेंसिटी से क्या है, इस ब्लॉक के डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। और जब इसको रेस्ट में रखे हैं तो इसमें जो टेंशन है हमारा किस में, इस स्ट्रिंग में, वो क्या है, टी नोट है। जब ये क्या है, सिस्टम पूरा रेस्ट में है, इज टी नोट। When the system is at rest, what will be the tension in the string if the system has an upward acceleration? कहता है अब इसको upward acceleration क्या दे दिया, हम ए दे दिया, तो इसमें टेंशन अब बताइए।
देखिए जब ये रेस्ट में है बेटा, जब ये क्या चीज़ में है, रेस्ट में है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं तो टेंशन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, बायंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? बायंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इसका वेट भी नीचे लग रहा होगा mg। अब बायंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा जब ये क्या चीज़ में है, जब ये क्या चीज़ में है, रेस्ट में है ना। अब जब ये एक्सेलरेशन में आ गया तब क्या बदल गया इसमें? मान लेते हैं कि टेंशन इस वक्त ये टी नॉट है, ये दिया हुआ टी है, बायंट फोर्स भी बदल जाएगा, एफ भी डैश हो जाएगा, लेकिन वेट तो इसका क्या रहेगा बुआ, सेम रहेगा। तो एक इक्वेशन हम इसकी मदद से ड्रॉ लिखेंगे और एक इक्वेशन इसकी मदद से लिखेंगे और टी निकाल लेंगे। बात नहीं समझ में आई? देखो एफ डैश बी बराबर, यहाँ एफ बी क्या है बेटा जी, यहाँ पर एफ बी कितना होगा, तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। पढ़ाए थे वो, क्या उसको बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो क्लास लिए थे उसमें पढ़ाए थे, है ना। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, अगर इसका हम वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का क्या ले लें, भी ले लें, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या ले लें, भी ले लें, तो भी आई इंटू रो आई इंटू जी, यही हो जाएगा इस केस में, है ना। और ये जो एम जी लिखे हैं, ये रो लिक्विड का हो गया और यहाँ पर में फिर हो जाएगा भी रो सॉलिड, रो सॉलिड आई इंटू जी, ये हो जाएगा हमारा वेट। यहाँ पर भी वही लिख देंगे हम, भी इंटू रो एस आई इंटू जी, सॉलिड का डेंसिटी। एफ डैश बी यहाँ पर में क्या हो जाएगा, एफ बी यहाँ तो ये हो गया, यहाँ पर में हो जाएगा भी इंटू रो एल आई इंटू जी प्लस, ये बताए थे। अब इक्वेशंस लिख डालिए, अब क्या करिए, इक्वेशंस लिख डालिए। पहला में क्या हो जाएगा, चूंकि इक्विलिब्रियम में है तब भी रो एल आई इंटू जी बराबर भी रो एस आई इंटू जी प्लस टी नॉट, इक्वेशन एक ले लो। फिर इसमें क्या हो जाएगा, डैश बी माइनस टी माइनस भी एस, सॉरी भी इंटू रो एस इंटू जी, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू भी इंटू रो एस मास आई इंटू एक्सेलरेशन। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब एफ डैश बी बराबर कितना है बेटा, तो भी रो एल इंटू जी प्लस है, इसको लिख दो, भी रो एल इंटू जी प्लस ए। क्लियर है मामला? अब हमको टी निकालना है ना, क्या करना है हमको, टी निकालना है। एक काम करो, भी रो एल इंटू जी प्लस ए माइनस टी बराबर भी रो एस इंटू ए प्लस जी, भी रो एस इंटू ए प्लस जी, इसको इधर कर दिया, हाँ इसको इधर कर दो, अरे रे रे भी रो एस तो फंसाएगा, भी रो एस क्या है, मास ऑफ दिस सॉलिड। अब भी रो एल क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है ना, जी प्लस ए माइनस टी। टेंशन हमको निकालना है ना, ये टी हमको निकालना है। चलो इसको टी को इधर ला करके भी रो एल इंटू जी प्लस ए और माइनस भी रो एस इंटू ए प्लस जी, तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, जी प्लस ए को बाहर निकाल लो और भी को, तो भी इंटू जी प्लस ए को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल माइनस रो एस। ठीक है, यही हमारा टेंशन है। लेकिन फिर रो एल माइनस रो एस, देख लो भैया, यहाँ से निकालो। अब भी रो एल माइनस भी रो एल जी माइनस भी रो एस इंटू जी बराबर
टी नॉट यहाँ से निकल जाएगा ना, तो भी इंटू रो एल माइनस भी इंटू रो एल माइनस रो एस बराबर टी नॉट बाई जी होगा ना। इस वैल्यू को इसमें डाल दो तो टी हमारा नहीं निकल जाएगा, इस वैल्यू को इसमें डाल देंगे बेटा जी तो टी हमारा नहीं निकल जाएगा। भी इंटू रो एल माइनस रो एस तो डालना ही है ना, तो जी प्लस ए आई इंटू टी नॉट अब बाई जी, यही हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन इसमें हो जाएगा। थोड़ा सा ये हो गया इसमें। देखो इसमें फर्स्ट केस में तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन सेकंड केस में तो अपवर्ड एक्सेलरेशन में है ना। जी प्लस ए बाई जी इंटू टी नॉट, हाँ यही है बेटा, जी प्लस ए इंटू टी नॉट बाई जी, ठीक है, यही आंसर, ठीक है। तो लेकिन सेकंड केस में जो है ये अपवर्ड एक्सेलरेशन में है ना, तो ये इक्वेशन आएगा, कहाँ चला गया ये वाला, ठीक है। ये भी रो एस क्या है, इसका डेंसिटी है, ये रो क्या है, लिक्विड का डेंसिटी, या फ्लूइड का रो एल क्या है, लिक्विड का डेंसिटी, मतलब वाटर है जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा एक दो चीज छोटा छोटा है, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन। एक है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, ये सब देखिए एप्लीकेशन है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप लोग भी कर सकते हैं। ये मान लेते हैं कि टेबल है, यहाँ एगो छेद कर दिया, एक पाइप है, इससे पानी क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो पूछता है यहाँ पर ये जो भी है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, इसका स्पीड क्या होगा, कितना की स्पीड से वाटर यहाँ से इजेक्ट होगा। और दिया हुआ रहेगा ये इसमें वाटर जो है सो कि इसका हाइट h है, ठीक है, यहाँ से ये हाइट हमारा h है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप a ले लो, इसका स्मॉल a ले लो। आइए मान के चलना कि a वेरी वेरी ग्रेटर देन a, क्या मान के चलना है, a वेरी वेरी वेरी, ये हमारा रेफरेंस लेवल ले लो, ये क्या ले लो बेटा, रेफरेंस लेवल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से फिर हाइट लेना शुरू कर दो, है ना। अब बर्नौलीज थ्योरम लगा देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर स्पीड को कैपिटल भी ले लो, यहाँ पर स्मॉल भी ले लो, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये भी सिर्फ निकालना है हमको, ये भी निकालना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ए भी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए भी, इसको इक्वेशन 1 डाल लो। दूसरा बर्नौलीज इक्वेशंस लगा देंगे, यहाँ पर प्रेशर पी नोट, यहाँ पर भी प्रेशर पी नोट, हाइट यहाँ पर क्या है, नहीं है, हाँ है, तो यहाँ पर प्रेशर पी नोट प्लस हाइट क्या हो जाएगा, एच में से स्मॉल एच को घटा देंगे, एच रो इंटू जी, अब प्लस हाफ रो भी स्क्वायर यहाँ पर का। फिर यहाँ इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, हाइट तो यहाँ एच हो गया, तो एच रो जी अब प्लस हाफ रो कैपिटल भी स्क्वायर। अब देखो बेटा, जनरली ये जो स्पीड है इसके मतलब नीचे जाने का वो बहुत बहुत नेग्लिजिबल है। कहने का मतलब ये भी जो है ना, इस स्मॉल भी के तुलना में क्या है, बहुत बहुत स्मॉल है, तो भी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और इसमें देख लो, पी नोट और पी नोट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे, अब देखिए h माइनस एच इंटू रो जी, रो को तो हटा ही दो, रो तो भी तो कट जाएगा ना, इधर से और इधर से सब कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, h माइनस एच आई इंटू जी प्लस हाफ भी स्क्वायर, यानी कि भी स्क्वायर बाई 2 बराबर एच जी, कैपिटल एच जी है ना, कैपिटल एच जी अब प्लस हाफ कैपिटल भी स्क्वायर। अब देखो ये अगर कैपिटल है, इसके तुलना में बहुत बहुत बड़ा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये वाला अगर यूज़ करेंगे तो इस भी कैपिटल भी को हम इस स्मॉल भी के टर्म में लिख सकते हैं। एच जी यहाँ से देखो कट जाएगा, तो ये माइनस एच जी प्लस भी स्क्वायर बटा 2 बराबर हाफ इंटू कैपिटल भी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वाई
ए इंटू भी है इसका स्क्वायर। नहीं समझे? इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, बस सिंपल। तो भी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच जी। तो यहाँ से भी बराबर क्या हमारा आ जाएगा 2gh बटा 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स हो गया। अब वो जो हम बोल रहे थे कि इसका स्पीड अगर बहुत बहुत कम हो, कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत लार्ज हो, तो ये दिस टर्म विल बी अप्रॉक्सीमेटली क्या ही हो जाएगा, ये जो है ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा लगभग 0। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स उस केस में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2gh। अब इसको आप लोग समझ सकते हैं कि तो ठीक उसी तरह से है कि h हाइट से किसी पार्टिकल को गिराए तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर 2gh। तो ये तो लगता है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी डेराइव हम लोग कर सकते हैं, तो फ्लूइड में वही आ गया, ठीक है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स सेम लग रहा है और कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स क्या लगाए हम, लगभग सेम लगाया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें भी लगा हुआ है, तो इक्वेशन तो सेम आएगा ही ना। दूसरा एक और एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का, वो भी हम डिस्कस कर ही देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। उसमें मतलब स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या होगा वो कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ वो हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक लार्ज क्रॉस सेक्शन होता है, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन, इस तरह से एक लार्ज रहेगा और एक यहाँ पर क्या रहेगा स्मॉल रहेगा। फिर यहाँ लार्ज कर दो, यहाँ स्मॉल कर दो, ठीक है। यहाँ पर एगो ट्यूब लगा दो ऐसे और एगो यहाँ पर लगा दो ऐसे, दो तरह से ही मतलब जनरली ये भी ले सकते हो, नहीं तो दूसरा एक कंस्ट्रक्शन होता है, ये यहाँ लार्ज यहाँ स्मॉल, फिर यहाँ लार्ज यहाँ ऊपर लगा दो। ये वाला ज़्यादा आसान रहता है स्टूडेंट लोगों के लिए, लेकिन किसी से भी लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, चूँकि यहाँ स्पीड कम होगा, चूँकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, यहाँ पर में स्पीड ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, तो ये हाइट और ये हाइट में अंतर होगा। ये अगर h1 है, ये अगर h2 है, तो ये h1 h2 में थोड़ा सा अंतर होगा। h1 माइनस h2 करके ये डिफरेंस इन हाइट निकालते हैं। और आप कहिएगा क्या बकवास कर रहे हैं सर, मान लेते हैं इसमें स्पीड भी है, इसमें स्मॉल भी है, तो ये स्मॉल भी अगर निकालना हो तो कैसे करके निकालेंगे। इसका क्रॉस सेक्शन आप कैपिटल ए ले लो, इसका आप स्मॉल ए ले लो, पकड़ लो, हाइट दोनों का सेम है। अगर बर्नौलीज इक्वेशंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा बर्नौलीज इक्वेशंस, तो क्या लिखेंगे P1 प्लस एच जी, तो दोनों तरफ से कट जाएगा, लिखेंगे हाफ रो कैपिटल भी स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो स्मॉल भी स्क्वायर। अब देखो हाँ यहाँ ये कैपिटल भी यहाँ है, स्मॉल भी यहाँ है, ठीक। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर P1 हो गया, यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर P2 हो गया। तो P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा देख लो जरा, तो रो बाई 2 इंटू भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। अब अगर P1 माइनस P2 हम लोग निकाल लें तो हमारा ये भी और कैपिटल भी पता हो तो स्मॉल भी निकल जाएगा, या ये पता हो तो ये निकल जाएगा। और नहीं तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ ये भी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। देखो एक ये भी तो इक्वेशन आ जाएगा ना, स्मॉल ए इंटू स्मॉल भी। अब अगर स्मॉल भी निकालना है तो कैपिटल भी यहाँ डाल दो, तो भी बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल भी बराबर ए स्मॉल भी बटा ये। हाँ क्लियर है मैम। अब P1 माइनस P2 किससे निकालेंगे, तो ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस H1 माइनस H2, ये मान लेते हैं कि डिफरेंस H है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा H रो जी, है ना, फर्स्ट क्लास रो बाई 2 कैपिटल भी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बटा कैपिटल ए स्क्वायर इंटू स्मॉल भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। अब भी स्क्वायर यहाँ से नहीं निकल जाएगा क्या, भी स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा ना। कुछ उलट पुलट तो हमने ही ना कर दिए हैं जी। अब देखो कर तो दिए हैं, P1 माइनस P2 किए तो ये स्मॉल भी इधर आएगा ना, स्मॉल भी स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर होगा, तो ये वाला थोड़ा सा बच्चा जी भी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर। चलो यहाँ से भी निकल जाएगा ना, क्या हो जाएगा देख लो, रो तो ख़त्म कर दो, तो 2hg
2Hg बटा 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, लगभग तो वही रिजल्ट आया जो इसके पहले आया था। इस केस में देखो बहुत सारा किताब में हम क्या कहें एरर है इसमें कोई और फ्लूइड भर दिया। इसमें मान लेते हैं कि वाटर है, लिक्विड है, इसमें मान लेते हैं कि हम लोग पारा भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा प्रेशर कम होगा तो यहाँ ये हाइट में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। सॉरी, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये हाइट ये ऊपर चढ़ जाएगा, ये थोड़ा नीचे ही रहेगा। ये प्रेशर में डिफरेंस एच हाइट के कारण, तो यहाँ एच रो जी डायरेक्टली ले लिया गया है। लेकिन इस केस में ये एच रो जी अकॉर्डिंग इन माई ओपिनियन ये नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा, इसको हम डिटेल में इस केस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज लेट हो गया है, नहाना वहाना भी है ना, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। इतना कुछ में अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछो, हम बताएंगे, ठीक है। चलो, मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा